हेलो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई क्या होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होते हैं, सप्लाई स्केड्यूल क्या है और सप्लाई कर्व क्या है। सप्लाई समझने से पहले पहले आप अब कंज्यूमर नहीं रहे। जब हम डिमांड की बात करते हैं तब हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाते हैं ना मार्केट में चीज़ें लेने के लिए, तब हम किस पोजीशन में होते हैं? वी आर लाइक अ कंज्यूमर, हम कस्टमर के तौर पे चीज़ खरीदते हैं और फिर से कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब मैं सप्लाई की बात करूंगी तो हम अब क्या बन जाएंगे? हम वो सप्लायर बन जाएंगे, वो प्रोड्यूसर बन जाएंगे जो मार्केट में बैठ के चीज़ें सेल कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम गुड्स की बात कर रहे हैं। तो सप्लाई क्या है? जब सबसे पहले हम अब अपना रोल चेंज करेंगे। क्या रोल चेंज कर रहे हैं? अब हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? उस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस बिजनेस फर्म, उस प्रोड्यूसर के जो मार्केट में बैठकर आपको चीज़ें बेच रहा है। तो वो आपको सप्लाई करता है, आप डिमांड करते हो तो वो आपको गुड सप्लाई करता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सप्लाई? ओके, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। सप्लाई शेड्यूल का मतलब क्या है? अच्छा, सबसे पहले अगर मैं मार्केट में एक फर्म हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ, जब मैं मार्केट में कोई भी चीज़ बेचने के लिए बैठी हूँ तो मैं क्या चाहूँगी? मैं ये चाहूँगी कि मैं ना ज़्यादा बना बना के मार्केट में तब बेचूंगी जब रेट कम हो जाएगा, या मैं ये चाहूँगी कि रेट बढ़ता रहे तो मैं और प्रोड्यूस करूँगी आउटपुट और मैं मार्केट में और गुड्स को बेचूंगी, राइट? तो सप्लायर जो एक बिजनेस फर्म मार्केट में बैठी है वो किस में बिलीव करती है? जब आप एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो बिलीव करती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, जिसमें उसका ज़्यादा फायदा हो वो उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो उसी तरह से सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि जैसे जैसे मार्केट में आपके गुड का प्राइस बढ़ता जाएगा आप उस गुड की ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे और ज़्यादा सप्लाई करोगे, ठीक है? तो यानी कि अगर मैं एक कमोडिटी मार्केट में बेचती हूँ, मैं एक फर्म हूँ एक्स, मैं गुड ए बनाती हूँ और मैं वो मार्केट में बेचती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? अगर मेरी चीज़ महंगी हो रही है, मैं जो गुड मार्केट में बेचती हूँ उसका प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है, तो मैं उसकी ज़्यादा सप्लाई करूँगी। और अगर मैं सिर्फ अपने सप्लाई का एक शेड्यूल बनाऊँ तो वो शेड्यूल कैसा होगा कि मैं अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी गुड की सप्लाई करूँगी। जैसे हमने डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था, यहाँ पे सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट ऑफ अ गुड फॉर अ फर्म इन अ टेबल फॉर्म। जब आप टेबल फॉर्म में प्राइजेस बताओगे, अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग सप्लाई बाय दी फर्म। फर्म कौन है यहाँ पे? सप्लायर या प्रोड्यूसर। तो फिर होगा क्या? आप उसके हिसाब से, जैसे मैंने बताया ना, डिमांड में क्या होता था? प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता था, लेकिन सप्लाई में क्या होता है? प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। तो फर्म सप्लाई शेड्यूल आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट बताएगा जो एक फर्म बेचना चाहेगी अपने गुड का इन अ टेबल फॉर्म में। अगर मैं उनको दिखाया जाए तो उसको सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। और एक फर्म किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना गुड बनाकर मार्केट में बेचना चाहती है, उसकी कितनी एबिलिटी और विलिंगनेस है, वो उसको सप्लाई बोलते हैं, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि आपको मैं डिमांड शेड्यूल समझा चुकी हूँ तो आई डोंट थिंक आपको दिक्कत आएगी समझने में। बस मेक श्योर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप सप्लाई पढ़ रहे हो तब तुम कौन बन गए हो? फर्म बन गए हो, प्रोड्यूसर बन गए हो, तब तुम्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है। जब आप मार्केट में कंज्यूमर के तौर पे जाते हो तो आपकी कोशिश ये रहती है कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को खरीदना। और जब आप फर्म हो तो आपकी इच्छा क्या करती है? यार मुझे सबसे ज़्यादा फायदा हो, तो जितना प्राइस बढ़ेगा उतना आउटपुट मैं मार्केट में बेचूंगी या बेचूंगा, ओके? फॉर एग्जाम्पल इट टेल अस द एबिलिटी एंड विलिंगनेस। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अगर पर डजन किसी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपये है तो जो फर्म है वो कितना बेच रही है? 4 डजन बेच रही है, राइट? और अगर प्राइस 30 रुपये डजन हो गया तो सप्लाई कितनी हो गई? 8 डजन। ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं ज़्यादा बनाऊंगा और ज़्यादा बेचूंगा। तो इस तरह से आप सप्लाई शेड्यूल भी अपने आप प्रिपेयर
कर सकते हो। सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। देखो इसमें ना कुछ भी अलग नहीं है, हमने ऑलरेडी ये कर लिया है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैम ये अब नई चीज़ आ गई, ऐसा कुछ नया नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, राइट। तो इसको हम कैसे समझते हैं, अ सप्लाई कर्व इज अ, सॉरी एक मिनट, कैसे समझते हैं हम इसको, एक सप्लाई कर्व क्या होता है, अगर आप सप्लाई शेड्यूल को किस में शो कर दो, ग्राफिकली प्रेजेंट कर दो, तो वो आपका क्या बन जाता है, सप्लाई कर्व। और हमेशा याद रखना, क्योंकि जब मैं सप्लायर हूँ तो मैं क्या चाहती हूँ, प्राइस बढ़ता रहे, तो मैं सप्लाई बढ़ाती रहूंगी, इसलिए पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसका स्लोप हमेशा अपवर्ड होता है। प्राइस बढ़ रहा है, मैं भी ऊपर ऊपर तक, राइट, मेरी सप्लाई भी ऊपर जाएगी। द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड। सप्लाई डिमांड में क्या होता था, रिकॉल करो जल्दी से, जैसे ही प्राइस कम, वहां पे नेगेटिव रिलेशन था, यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन हमने जैसे उसमें भी पढ़ा था, आपको बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना है, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको समझेंगे डायग्राम के थ्रू, यू कैन सी दैट। पहले हम फटाफट से एक बार ना शेड्यूल देख लेते हैं, शेड्यूल से डायग्राम बनाना आसान होता है। प्राइस पहले 10 रुपये था, तो कितना क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, सॉरी यहाँ पे सप्लाई आएगा, इट्स नॉट क्वांटिटी डिमांडेड, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई लिखने में, यहाँ पे सप्लाई आएगा, राइट। तो प्राइस आपका 10 है, तो क्वांटिटी सप्लाई 4 होगी, 4 डजन से प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी सप्लाई 8 हो गई। इट्स नॉट डिमांडेड, इट्स सप्लाइड, राइट। तो उसी तरह से अगर अब आप ऊपर देखोगे तो ये जो आपका सप्लाई बन रहा है, ये जो सप्लाई कर्व बन रहा है, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। आपको आराम से यू कैन ड्रॉ, आपको ना याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है कि डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग या फिर पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, क्योंकि आप अगर शेड्यूल बना लोगे, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, उसी तरह से आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। अगर मैं इसको सप्लाई फंक्शन को एक मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूँ, तो अब आपको याद आ रहा है मैंने आपको क्वांटिटी डिमांडेड में क्या लिखवाया था, 2 माइनस, कि पी के आगे माइनस था, क्योंकि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पे क्या है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी, सॉरी डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी अगर प्राइस बढ़ेगा, इसलिए 0.2 पी के आगे प्लस का साइन है। नोटिस दैट दिस साइन फॉर पी इज पॉजिटिव विच इंडिकेट्स सप्लाई कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव, राइट। जैसे प्राइस 10 हुआ, क्वांटिटी सप्लाई 4 हो गई, व्हेन प्राइस इज 30, क्वांटिटी सप्लाई 8 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको फटाफट से समझ लिया। अब हमें, आई डोंट थिंक मुझे आपको दोबारा बताना पड़ेगा। अगर अब मुझे मार्केट सप्लाई शेड्यूल बताना है तो मैं उसको कैसे बताऊंगी। मार्केट सप्लाई शेड्यूल का मतलब है सप्लायर, जितने भी मार्केट में सप्लायर बैठे उन सबकी सप्लाई को अगर मैं टोटल कर लूँ तो वो क्या बन जाएगी, मार्केट सप्लाई। सिंपल सा लॉजिक है, मैं अकेली मार्केट में कोई चीज़ बेच रही हूँ, राइट, तो वो मेरी इंडिविजुअल सप्लाई है, लेकिन मेरे जैसे 10 और बैठे हैं, हम सारों का मिला के हम कितनी सप्लाई मार्केट को दे रहे हैं, मार्केट में कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, मार्केट सप्लाई। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मार्केट डिमांड जैसे होता है वैसे ही मार्केट सप्लाई होता है, शेड्यूल बना देना है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल प्रोवाइड्स द टोटल सप्लाई फॉर अ गुड इन द मार्केट, और इसको हम और क्या बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल फर्म फॉर अ गुड। इट इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, वहां पे क्या था, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व, राइट। एग्जाम्पल, 2 फर्म्स है मार्केट में, उनका सप्लाई शेड्यूल दिया हुआ है नीचे, ये रहा आपके सामने। प्राइस 1 2 3 हो रहा है, XYZ बेच रहा है 5 यूनिट्स, 8 यूनिट, 11 यूनिट्स, ABC बेच रहा है, ABC दूसरा सप्लायर है, ही इज सेलिंग एट 3 5, उसके बाद 7 बेच रहा है। जब प्राइस 3 हो गया तो टोटल सप्लाई हम इसको ऐड करके निकाल सकते हैं। तो मार्केट सप्लाई आपका ये हो गया, एट प्राइस 1 it will become 7, at price 2 it will become 13, at price 3 it will become 18. So this is your market supply. Demand is equal to market demand नहीं है, sorry, it's a market supply, right. Determinants of supply क्या बोलते हैं, यानी कि जैसे
डिमांड भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। डिमांड डिपेंडेंस होती थी जैसे मेन प्राइस पे, उसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं। उसी तरह से सप्लाई भी बहुत सारे और फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। सप्लाई ऑफ गुड इज डिटरमिन्ड बाय द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड नॉन कॉस्ट फैक्टर्स। इनको हम कैसे समझाएंगे? अगर मुझे सप्लाई को बताना है कि सप्लाई किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, तो मैं सप्लाई फंक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसको कैसे बताया जाएगा? Px is your price of the good, P of input। P of input मतलब आपको पता है ना, अगर मैं सप्लायर हूँ, मैं मार्केट में गुड X बना रही हूँ, तो उस X को बनाने के लिए मुझे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर उनका प्राइस बढ़ गया, राइट, उनका प्राइस बढ़ गया, तो मैं पहले जितना तो नहीं बना पाऊंगी ना, तो मेरी सप्लाई कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, नई टेक्नोलॉजी, और उसके अलावा फ्यूचर डिमांड चेंज हो जाना, सीजन बदल जाना, फैशन बदल जाना, बिजनेस साइकिल बदल जाना, ऑल सच फैक्टर्स, राइट। उसके आगे सप्लाई एंड पीएक्स। पहले हम समझेंगे सप्लाई क्या है और प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स क्या बोलती है। रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस ऑफ अ गुड किसके ऊपर डिपेंड करता है? लॉ ऑफ सप्लाई। उसमें लॉ ऑफ डिमांड था, यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई है, राइट। तो लॉ ऑफ सप्लाई आपको क्या बोलता है वैसे? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ सप्लाई? देखो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड में थोड़ा सा ही फर्क है। इफ आई एम टॉकिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। जबकि मैंने आपको अभी और फैक्टर्स भी बताए हैं जिसके ऊपर सप्लाई डिपेंडेंट होती है, तो वो अदर फैक्टर्स को आपको क्या रखना है? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड, तब हम कंज्यूमर बन जाते हैं, और डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि हमें तो फायदा कम प्राइस पे करने में है। और लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है, और दोनों के लिए एप्लीकेबल है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सो इस तरह से सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि जो सप्लाई और कमोडिटी के प्राइस के बीच का रिलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लॉ ऑफ सप्लाई में। क्योंकि हम यहाँ पे फर्म है जो मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है, और ऑब्वियस ही बात है, व्हेन यू आर इनटू अ बिजनेस और व्हेन यू आर एक्टिंग लाइक अ प्रोड्यूसर और सेलर इन द मार्केट, क्यों बैठे हो? आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है ना, और आप ज्यादा प्रॉफिट कब कमाओगे? अगर आपकी कमोडिटी ज्यादा प्राइस पे बिकेगी। कम पे बिकेगी तो यू वोंट एबल टू गेट मोर प्रॉफिट्स। सो एज प्राइस राइजेस द सप्लाई ऑफ गुड विल राइज। और सेट्रस पेरिबस क्या बोलता है? बाकी सारे फैक्टर्स को भूल जाओ, राइट। आपको याद है ना ये वाली लाइन, हमने डिमांड में भी पढ़ी है। अज्यूम क्या करना है आपको? ऑल द फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड और कांस्टेंट, ठीक है। दिस एक्सप्लेन कि आपका सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है। सप्लाई एंड प्राइस ऑफ इनपुट्स, अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं मार्केट में कोई गुड बना रही हूँ और अचानक से मेरे रॉ मटेरियल जिसकी मदद से मैं उस गुड को बना रही हूँ वो महंगा हो गया, तो आपको लग रहा है अब मैं पहले जो चीज़ 10 रुपए में बनाती थी, अब मुझे वो 20 रुपए में बनाने, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो घट जाएगा ना। यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं, देन वी विल कम टू एन एग्जाम्पल। अब यानी कि इनपुट का प्राइस बढ़ गया तो प्राइस ऑफ गुड भी हायर विल बी। द कॉमन एग्जाम्पल इज द लोकल फ्रूट सेलर हु इंक्रीजेस द प्राइस whenever the price of petrol is increased. Petrol or diesel is used to transport fruit from the grower to reach the final consumer through the fruit seller. The transport costs are part of producing the fruits until they reach the consumer, which is you. Higher price of input will decrease the supply. अब मैं आपको इसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं। अदर फैक्टर्स में हमने क्या समझा यहाँ पे?
अदर फैक्टर्स में एक हम ले लेते हैं आपका प्राइस ऑफ इनपुट। आपको पता है आप जो आउटपुट बना रहे हैं वो किसी इनपुट से ही बन रहा होगा, राइट। अब अगर मैं एक गुड बनाती हूँ, आई एम अ सप्लायर, और एक मैं गुड बना रही हूँ ए, और उस गुड ए को बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है स्मॉल ए, ये रॉ मटेरियल है। अचानक से इसका प्राइस बढ़ गया। पहले मैं गुड ए बना पाती थी 40 रुपीज़ में बना के मैं मार्केट में 100 रुपीज़ का बेचती थी, ठीक है। मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 रुपये लगती थी मेरी लागत, और मैं 100 रुपये का मार्केट में बेचती थी। होता क्या था, बीच में मैं 60 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रही थी, राइट। अब आगे हुआ क्या, अब आगे हुआ क्या, अचानक से अब इसका रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, जिसका इफेक्ट मेरा गुड ए इम्पोज, मतलब उस पर असर आ गया। अब जो चीज़ पहले मैं 40 में बना पाती थी, अब मैं सिर्फ 70 में बना पा रही हूँ, और मैं मार्केट में अभी भी 100 का बेच रही हूँ। मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, मैं 30 पे आ गई। आई डोंट वांट टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट मोर, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसकी सप्लाई कम कर दूंगी, राइट। तो यहाँ पे हमने इसी पॉइंट को समझा है, दैट इज योर सप्लाई एंड प्राइस ऑफ इनपुट, ये वाला था। नेक्स्ट इज TNF। कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर मार्केट में कोई, आप बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करने लग गए, पहले मैं थोड़ी लोकल टेक्नोलॉजी, लेस एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करती थी, अब मैं हाई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ, तो मेरी सप्लाई भी बढ़ सकती है और मैं ज़्यादा बना सकती हूँ सेम इनपुट से। तो इससे क्या होता है, आप सप्लाई भी बढ़ा देते हो। अगर टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा आपके, आप जिस तरह से पहले बनाते थे उस मुकाबले अब आप कुछ और तरीके से बनाते हो। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अदर फैक्टर्स में एक टेक्नोलॉजी, आप जो पहले टेक्नोलॉजी या मशीन यूज करते थे, उस मशीन से आप 1000 आउटपुट बना पाते थे। अगर अब कोई मार्केट में अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, इम्प्रूव्ड या एफिशिएंट टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, तो अब आप क्या करोगे, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आ गई तो व्हाट विल यू डू, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से नाउ यू आर एबल टू प्रोड्यूस 1500 आउटपुट्स और 2000 आउटपुट्स। अब जब आप ज़्यादा बेच सकते हो, यू आर एबल टू अर्न मोर, राइट। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी और सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है। तो जब हम सप्लाई और बाकी फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, जिस जिस फैक्टर को कंसीडर करेंगे उस टाइम हम बाकी फैक्टर्स को रिमेन अनचेंज्ड ही मानेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल गोइंग टू स्टडी फैक्टर्स दैट डिटरमिन शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब हम दोबारा से डिमांड कर्व में आ गए, क्योंकि उसमें हमने उतना पढ़ा था जितना अभी हमने सप्लाई में पढ़ा, जो हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पे डिमांड कर्व की शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दो तरह के शिफ्ट्स होते हैं डिमांड कर्व में, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, दो तरह के शिफ्ट, एक होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, एक होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, राइट। तो पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि जो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आपका जो डिमांड कर्व है ना वो ऐसा ही रहेगा, बस जो आपके पॉइंट्स है वो चेंज हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि चेंज यहाँ पे सिर्फ आपकी प्राइस में आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ उसको, वी विल स्टडी थ्रू एन एग्जाम्पल, हमें उससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या है। When I am talking about movement along demand curve, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप एक कमोडिटी बनाते हो, लेट्स अज्यूम उसका प्राइस है P, आप क्वांटिटी बेचते हो Q, डिमांड करते हो, सॉरी, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड कर्व। आपका डिमांड कैसा है, डिमांड कर्व कैसा है, ऐसा, दैट इज योर DD, लेट्स अज्यूम, ठीक है। अब क्या है, अचानक से आपका प्राइस कम हो गया, आपका प्राइस कम हो गया, ठीक है। अब आपका क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, Q1, यानी कि पहले आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था,
अब वो शिफ्ट होके किस पे आ गया, इस पॉइंट पे। तो सेम डिमांड कर्व है, बस वो थोड़ा नीचे को आ गया। अब यहीं अगर आपका प्राइस बढ़ जाए, P2 पे आ जाए और आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाए, तो अब आपका न्यू पॉइंट कौन सा बन जाएगा, लेट्स अज्यूम C। तो अब आप A से किस पे आ गए, C पे। तो इट मीन्स नया डिमांड कर्व नहीं है, सेम डिमांड कर्व में जो मूवमेंट होती है, यानी कि जो आपका पुराना डिमांड कर्व था उसके ऊपर जिस तरह की मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यहाँ पे यही चीज समझाई गई है, we need to move on a demand curve in response मतलब due to change in price। जब प्राइस कम होता है हम A से B पे आ जाते हैं, हम पहले डायग्राम में दे सकते हैं, और यानी कि आपकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई, और जब क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है तो आप कहाँ से C से D पे जा रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब दूसरा आता है आपका शिफ्ट्स ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, अब शिफ्ट कब होता है, जब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा लेकिन और फैक्टर्स में किसी भी तरह का कोई बदलाव या चेंज आ रहा है। इससे या तो अपवर्ड शिफ्ट होता है या डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। जैसे कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, पहले वो कम डिमांड कर रहा था, अब उसकी डिमांड बढ़ गई, प्राइस सेम का सेम है, तो उस केस में आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम इसको एक बार समझते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है? When we are talking about shift in demand curve, यानी कि पूरे का पूरा डिमांड कर्व में ही चेंज आ जाएगा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब इसमें क्या है, लाइक ये आपका डिमांड कर्व है, आपका पहले प्राइस था P1, इस पे आप खरीदते थे Q1। अचानक से आप एक्चुअली होता क्या है, जो ग्राफ होता है ना उस पे आप सिर्फ P दैट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, Q यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, ये दो ही शो कर सकते हो, y एक्सिस और x एक्सिस पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, आपकी इनकम बढ़ गई, आपको ये गुड पसंद है तो अब आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, इट विल बिकम Q2। पहले आप थे Q1 पे तो आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसा था, अब है आप Q2 पे तो आपका डिमांड कर्व है कुछ ऐसा। यानी कि पहले आप DD पे थे, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन बाकी फैक्टर्स के बदलाव की वजह से आपका डिमांड कर्व पूरा शिफ्ट हो गया D1 पे, ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। राइटवर्ड शिफ्ट मीन्स आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, राइट, दैट इज योर शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर? अब उसी तरह से अगर प्राइस ऑफ गुड्स, दूसरा कोई भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर गिर गया तो आपकी डिमांड भी गिर जाती है इस वाले कमोडिटी की, तो उसमें क्या होगा, आपका क्वांटिटी पहले Q1 था, अब Q2 पे आ गया, कम हो गया, तो दैट इज ऑल्सो अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। चाहे या तो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी किसी और फैक्टर से या क्वांटिटी कम होगी, राइट। तो सिमिलर शिफ्ट अकर्स व्हेन प्राइस ऑफ गुड वाइज टू is a complement to X falls. This fall causes an increase in the demand for X shown as a movement from D1 to D2. तो हम जरा इसको समझ लेते हैं। हमेशा याद रखना, जब जब आपकी डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर के लिए फेवरेबल क्या है, डिमांड बढ़ाना या कम करना, बढ़ाना। अगर डिमांड बढ़ रही है तो हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होता है, अगर डिमांड घट रही है तो हमेशा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी तो डिमांड कम राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, इनकम घटी तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हुई तो डिमांड कम लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इफेक्ट ऑन डिमांड डिक्रीज हुआ, डिमांड कम हुई, कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। ये आपको हर चीज को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप सिर्फ ये टेबल ही फॉलो कर लें तो यू आर एबल टू लर्न दिस, मतलब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिस गुड को इस गुड के साथ यूज करना जरूरी होता है, उसका प्राइस गिरा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे तो उसका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है,
तो पॉजिटिव चेंज इन फैशन, आपकी डिमांड बढ़ेगी तो किस साइड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन नॉन फैक्टर अलोन। शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय चेंजेस, हमेशा याद रखना जब भी डिमांड कर्व, नया डिमांड कर्व बन रहा है या शिफ्ट इस तरह से हो रहा है, या लेफ्ट या राइटवर्ड, तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, इसका मतलब है रीजन क्या है, प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर्स में कोई बदलाव आया है। लेकिन जब आप सेम डिमांड कर्व में ऊपर नीचे जा रहे हो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वो किसकी वजह से होता है, गुड के, कमोडिटी के खुद के प्राइस की वजह से। ठीक है, तो शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व इज एक्सप्रेस्ड एज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, whereas a shift in demand curve is expressed as a increase or decrease in demand. राइटवर्ड शिफ्ट है तो डिमांड बढ़ रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो डिमांड कम हो रही है। शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, अपवर्ड जा रहा है तो ठीक है, अपवर्ड कब जाएगा, जब क्वांटिटी कम हो रही होगी, और सेम डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड कब आएगा, जब क्वांटिटी बढ़ रही होगी। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स दैट डिटरमिन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमें पता है इसमें भी दो तरह की मूवमेंट होती है, अलोंग दी सप्लाई कर्व या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, और जब भी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस की वजह से, गुड्स के प्राइस की बदलाव की वजह से चेंज आ रहा है, तो दैट विल कॉल्ड मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व, जैसे डिमांड कर्व में होता था। यानी कि सेम सप्लाई कर्व में चेंजेस आ रहे हैं, जब प्राइस गिर रहा है तो हम ए से बी पे जा रहे हैं, उसमें हम क्वांटिटी एक्स डिक्रीज हो रही है। मैं एक बार इसको आपको बता देती हूँ सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दी थिंग्स। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व क्या बोलता है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व मतलब आपका सप्लाई कर्व सेम है, आपको पता है ना ये काम कैसे करता है, दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी सप्लाई। तो ठीक है, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई। ठीक है, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई, और अगर प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो गई। ठीक है, यानी कि या तो ये यूं आएगा नीचे को या ये ऊपर को जाएगा, ऊपर को जाएगा, दिस इज अ राइट वर्ड। ठीक है, तो ये सेम सप्लाई कर्व की स्टोरी है, मूवमेंट अलोंग दी सेम सप्लाई कर्व, आप समझ सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे भी समझाया हुआ है। शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व क्या होगा, जब टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ इनपुट या किसी और फैक्टर में कोई बदलाव आएगा। राइट, तो यहाँ पे मूवमेंट में क्या होगा, यहाँ पे प्राइस के अलावा और फैक्टर्स की वजह से जब कोई चेंज आता है, एक बार हम इसको भी समझ लें, चेंज इन, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व क्या होता है। ठीक है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कुछ ऐसा होता है, दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी। ठीक है, अब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा और क्वांटिटी सप्लाई आपकी बढ़ गई, लेट्स अज्यूम क्वांटिटी सप्लाई आपकी बढ़ गई, तो प्राइस वहीं का वहीं है, सॉरी पहले ये था आपका सप्लाई, दिस इज नॉट द लाइन, पहले आपका सप्लाई कर्व ये था, सॉरी, उसके बाद अब ये कहाँ पे चला गया, S1 पे आ गया। ठीक है, और सिमिलरली ये आपका प्राइस और ये आपकी क्वांटिटी। ठीक है, और अगेन आपके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया और क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई, लेट्स अज्यूम, तो आपका जो नया सप्लाई कर्व है वो कुछ ऐसा हो गया।
आपको पता है ना, जब डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई बढ़ रही है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है, और जब घट कम हो रही होती है तो वो लेफ्टवर्ड। यहाँ पे सप्लाई में चेंज क्यों आ रहा है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स, क्वांटिटी एंड दिस इज योर प्राइस। पता है ना हमें, जैसे कि डिमांड में था सेम ऐसा ही, जिसमें उसमें ऐसे फैक्टर्स यूज हो रहे थे, इसमें भी दूसरे फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है कि अदर फैक्टर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स या डिटर्मिनेंट्स की वजह से जो बदलाव आता है उसको हम ये बोलते हैं, राइट। तो अगर इनपुट का प्राइस कम हो गया तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे, ज़्यादा करोगे तो आपका शिफ्ट कहाँ जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। इनपुट का प्राइस बढ़ गया तो आप कम सप्लाई करोगे, कम सप्लाई करोगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नेगेटिव टेक्निकल चेंज आया है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और सप्लाई का लेफ्ट में शिफ्ट होगा। पॉजिटिव न्यू टेक्नोलॉजी का चेंज आएगा तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, नहीं इंक्रीज हो जाएगी, और सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज होगी सप्लाई, लेफ्ट में शिफ्ट होगा। बाकी भी इसी तरह से किया हुआ है, तो आप इन पॉइंट्स को कंसीडरेशन में ला सकते हो। बस ये याद रखना कि सप्लाई कर्व में या डिमांड कर्व में पूरा का पूरा डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व शिफ्ट कब होता है? जब और फैक्टर्स में चेंज आता है अदर देन प्राइस। और सेम सप्लाई या सेम डिमांड कर्व में के ऊपर ही चेंजेस कब आते हैं? जब चेंज किस में आता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज दी, और हमने एक और चीज समझी, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो सॉरी, इंक्रीज इन सप्लाई है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई है। अलोंग दिस सप्लाई कर्व पे अगर शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई भी हो सकता है, अगर ऊपर को जा रहा है नीचे को आ रहा है तो इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, राइट। तो अब हम थोड़ा सा समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है, चाहे मैं डिमांड की बात करूं या सप्लाई की, जो रेस्ट पोजीशन होती है, यानी कि जिसमें आप कोई भी चेंज करना नहीं चाहते, यानी कि आप उस पर सेटिस्फाइड हो। इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है रेस्ट की, जहाँ पे कोई भी बदलाव की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और जो मार्केट में रेट डिसाइड होता है वो कैसे डिसाइड होता है? डिमांड और सप्लाई जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, यानी कि जहाँ पे वो दोनों मीट करते हैं, उसको इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोला जाता है। इसको हमने 11th में भी पढ़ा था। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ये समझेंगे, एक्सेस डिमांड कब बोलते हैं और एक्सेस सप्लाई कब बोलते हैं, ठीक है। हमने इस एग्जाम्पल में एक चीज देखी है, पहले आप ये लाइन पढ़िए, कंसीडर प्राइस P1। पहले आप प्राइस P1 को ध्यान में रखेंगे, जहाँ पे डिमांड कितनी है? Q2। P1 पे कितनी डिमांड दिखा रहा है? Q2। सप्लाई कितनी है? Q1। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ ड्रॉ करोगे, राइट। ये इंडस्ट्री का आपको प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या बन रहा है? P स्टार। P स्टार आपको डिफाइन कर रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस, और आपको पता है ना इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे बनता है? यू नो दैट इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे आता है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी कि जो एप्ट पोजीशन होती है सप्लायर या फिर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई इंटरैक्ट करता है। दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट। और दिस इज योर सप्लाई कर्व एंड दिस इज योर डिमांड कर्व, राइट। अब इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखिएगा, जब आप अगर प्राइस कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई कितनी दे रहा है सप्लायर आपको? Q1। और आपका प्राइस कितना है? प्राइस के हिसाब से लोग डिमांड कितना कर रहे हैं? Q2। इसका मतलब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। अब इसको आप इस लाइन से भी समझ सकते हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कब है? वो कब होगा? जब एक्सेस डिमांड होगी। एक्सेस डिमांड कब है? इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहा। प्राइस कम होगा, लोग ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करें, लेकिन सप्लाई के हिसाब से इस प्राइस पे सप्लायर कितना बेच रहा है? Q1, लेकिन लोग कितना डिमांड कर रहे हैं? Q2। तो यहाँ पे शॉर्टेज है, यानी कि यहाँ पे लोग एक्सेस डिमांड कर रहे हैं। जब तक शॉर्टेज रहेगी, प्रोड्यूसर तब तक बनाता रहेगा जब तक डिमांड और सप्लाई बराबर ना आ जाए, और वो अपनी उसको प्रोडक्शन लेवल चेंज करते रहने पड़ेगी जब तक वो डिमांड को मीट ना कर ले, ठीक है। अब एक और हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन समझेंगे।
सरप्लस कब आएगा? अगर प्राइस है आपका P2, प्राइस ज़्यादा है, सप्लायर्स बोल रहा है मैं तो P2 पे बेचूंगा, वो कितना बेच रहा है? सप्लायर कितना बेच रहा है? Q3 बेच रहा है, राइट। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? P स्टार पे, राइट। और डिमांड कितनी है आपकी? Q4, डिमांड है आपकी Q4, सप्लायर P2 पे कितना बेचने को तैयार है? Q3, लेकिन महंगा है तो लोग कम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस सिचुएशन को क्या बोलोगे कि सप्लायर ज़्यादा बेच रहा है लेकिन कंज्यूमर ज़्यादा खरीदना नहीं चाहता, तो इस सिचुएशन को आप बोलते हो एक्सेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। यानी कि डिमांड इज लेस देन सप्लाई, सो दैट वी हैव अ पोजीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, कंज्यूमर विलिंग टू पे अ प्राइस ऑफ P2 फॉर Q4। अगर वो Q3 बेचना चाहता है, कौन? सप्लायर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, प्राइस भी कम करना पड़ेगा जब तक कि कंज्यूमर उतना खरीदने को तैयार ना हो जाए, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन थी, हमने यहाँ पे कंक्लूड किया सरप्लस कॉजेज प्राइस टू फॉल। अगर सरप्लस ज़्यादा है तो प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, प्राइस नीचे आएगा, और अगर शॉर्टेज होती है तो प्राइस बढ़ जाता है। इक्विलिब्रियम, देयर इज नो शॉर्टेज, इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहाँ पे ना तो कोई शॉर्टेज होनी चाहिए और ना ही कोई सरप्लस होना चाहिए, राइट। डिमांड और सप्लाई बराबर होगा, उसी को आप इक्विलिब्रियम बोलोगे। तो इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट लीडिंग टू हायर प्राइस एंड क्वांटिटी। डिक्रीज इन डिमांड मीन्स डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट लीडिंग टू लोअर प्राइस एंड क्वांटिटी। केस 3 क्या बोलता है? इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कब बढ़ती है? जब सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट होता है और हायर क्वांटिटी की वजह से एंड लोअर, इसकी वजह से प्राइस कम हो जाता है, सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आप सोचो, मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ है, सप्लायर ने ज़्यादा दिया, आप नहीं खरीदना चाहते क्योंकि सप्लायर ज़्यादा महंगी बेच रहा है। आप जब तक सप्लायर उसका रेट कम नहीं करेगा ना, यू विल नॉट रेडी टू बाय। डिक्रीज इन डिमांड होगी तो सप्लाई कब कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट में, क्योंकि उसको लगेगा डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड कम है, सप्लाई कब लेफ्ट में चला जाएगा लीडिंग टू हायर प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी। ऐसा भी होता है जब दोनों में एक साथ चेंज होता है, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इफेक्ट ऑन प्राइस डिपेंड ऑन कंपैरेटिव इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, पहले वाले केस में प्राइस कांस्टेंट है, आपका D1 ये है, D2 ये है, S1 ये है, S2 ये है, S2 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई प्राइस में चेंज नहीं आया, तो डिमांड बढ़ रही है, राइटवर्ड जा रही है, सप्लाई बढ़ रही है, राइटवर्ड जा रही है। प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? पहले आपका D1 है, D1 के साथ क्या कट हो रहा है? S1। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट में आ गई, ठीक है। और D2 कहाँ पे आ जाएगा? इस पॉइंट पे आ जाएगा। D2 और S2 इस पॉइंट पे करेंगे क्योंकि प्राइस थोड़ा बढ़ गया है। प्राइस फॉल होगा तो S1 से S2 पे आ जाओगे आप, और D1 से D2 पे आ जाओगे। केस 6 बोलता है आपको डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड भी कम हो गई और सप्लाई भी कम हो गई। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। क्वांटिटी विल ऑलवेज फॉल, जब प्राइस की वजह से डिमांड और सप्लाई इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी इफेक्ट देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने अलग अलग सिचुएशंस दी हुई हैं, जिसको आपको ये नहीं है कि यू विल गोइंग टू गेट एनीथिंग। जहाँ पे आप डिमांड और सप्लाई कब बनाओगे, यू कैन इवेल्युएट बोथ द थिंग्स इन साइमल्टेनियसली, आप तीनों चीज़ों को इवेल्युएट कर सकते हो इस पॉइंट पे आके, राइट। तो यहाँ पे आप केस 8 बोलता है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड, एक चीज़ बढ़ाकर दूसरी चीज़ घटाने से क्या इम्पैक्ट आता है। दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल्स जिनको आप देख सकते हो एक बार समझने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ओवर विद दिस टॉपिक। यहाँ पे हमें समझ आ गया है कि इसमें क्या क्या हमें दिया हुआ था। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। नाउ वी विल गोइंग टू सी, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है, ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है एंड होप आपको सब कुछ समझ आ गया। थैंक यू सो मच।